शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। भैया आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम परिवर्तन पाठ की शुरुआत करेंगे, जो छायावादी और प्रगतिवादी भी थे। ये दोनों में आते हैं, दोनों युग में, यानी छायावादी युग और प्रगतिवादी युग में। ये प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित पल्लव नामक काव्य संग्रह में ये इनकी रचना संकलित है परिवर्तन। आज हम उसी को पढ़ेंगे। बेटा, परिवर्तन शब्द तो है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण शब्द है। परिवर्तन आवश्यक भी है, लेकिन अब वही है ना कि अति का भला न भरसना, अति की भले न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भले न चूप। जहाँ अति होता है वहाँ सर्वनाश होता है। तो परिवर्तन कई तरह से होता है बाबू। कभी कभी ऐसा परिवर्तन होता है, समय का परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन। परिवर्तन तो बहुत आवश्यक है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यह परिवर्तन हमारे जीवन में कभी कभी बहुत सारे बदलाव भी ला देता है। जैसे अभी 3 साल 4 साल पहले कोरोना आया, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पूरा विश्व हिल गया। उससे परिवर्तन हुआ ना प्रकृति में। अचानक कहाँ से आई बीमारी, चाइना से आई, कहाँ से आई, क्या क्या, मतलब सुपर पावर कंट्री अमेरिका हिल गया। ये जान लीजिए, इतनी खतरनाक बीमारी, प्रकृति का ऐसा प्रकोप हुआ। इसको हम प्राकृतिक आपदा ही कहीं भी एक तरह का प्राकृतिक परिवर्तन है। तो हम आप जान ही रहे हैं इन्होंने क्या बताया है। परिवर्तन के माध्यम से कवि ने हमको सचेत किया है कि अभी भविष्य में और क्या क्या होगा। भूतकाल में हमारा भारतवर्ष कैसा था, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में कैसा होगा। हमको डराया नहीं कभी ने, बल्कि हमको इस परिवर्तन के लिए हमको सचेष्ट किया है, सावधान किया है। और हम अधिक कुछ ना कहकर बेटा अपने टॉपिक पर आते हैं। हम इसको जान लें, क्योंकि ये छायावादी रचना है। तो छायावाद की कविता इतनी तो आसान है नहीं, उसमें कवि एक शब्द के अनेक अर्थ निकाल दे रहा है ना। तो हम देख रहे हैं इसको। आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन, कवि क्या कह रहा है। आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। तो कवि प्रश्न कर रहा है अपने आप से, समाज से। भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग सी सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभी शार। क्या कह रहा है कवि। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, पूर्ण माने परिपूर्ण, पुरातन मीन्स पहले का, यानी वैभव से परिपूर्ण आज वह हमारा गौरवशाली अतीत, हमारा गौरवशाली भारत आज कहाँ है। क्योंकि यह कविता कब लिखी गई थी, जब भारत हमारा परतंत्र था। 1928 में ये पल्लव आया ना, इसको छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहते हैं। तो उसी में रचना संकलित है। तो उस समय हमारे भारत में बहुत ही अकाल भूखमरी, दरिद्रता, गरीबी थी, है ना। पराधीन सपनों सुख नाही, तो स्वामी जी ने लिखा है, आप जान रहे हैं। पराधीनता की बीड़ी हमारा देश जकड़ा हुआ था। कुछ मुगल ले गए लूट करके, कुछ अन्य विदेशी आए, कुछ अंग्रेज यहाँ से लूट कर ले गए। हमारा देश तो सोने की चिड़िया कहलाता ही था, आज भी है, बहुत वैभव संपदा है। तो क्या कह रहे हैं कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, आज वह हमारा पूर्ण वैभवशाली गौरवशाली भारत कहाँ है। वह स्वर्ण का काल, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जो हमारे इतिहास में स्वर्ण काल, जिस भारत को के समय को स्वर्ण काल कहा जाता था, आज हमारा वह भारतवर्ष कहाँ है, उसका गौरवशाली अतीत कहाँ है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला वह भारतवर्ष कहाँ है। तो अधिक कन्फ्यूज ना होकर के बेटा हम सीधे अर्थ पढ़ेंगे कि शब्दों का, कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल, आज हमारा वह गौरवशाली अतीत से परिपूर्ण, धन संपदा वैभव से, समृद्धि से परिपूर्ण हमारा वह प्राचीन भारत कहाँ है।
वह स्वर्ण का काल, वह हमारा प्राचीन युग जो हमारे इतिहास में स्वर्ण काल कहा गया, आज वह कहाँ विलीन हो गया, कहाँ चला गया। भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूत माने धन संपदा ऐश्वर्य से युक्त, दिगंत दिक धन अंत, यानी जिसके धन वैभव का, छवि माने सुंदरता का, सौंदर्य का जाल जिसके चारों दिशाओं में फैला हुआ था। ज्योति, ज्योति माने प्रकाश, कैसा प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। चुंबित जगती का भाल, कह रहे हैं कि उस समय सभी दिशाओं में ऐश्वर्य और समृद्धि व्याप्त थी। कहाँ पे, भारतवर्ष में। उस समय भारतवर्ष के सभी दिशाओं में इसके सौंदर्य और ऐश्वर्य की छवि, उसका जाल व्याप्त था। ज्योति चुंबित जगती का, जगती माने संसार का, जगती माने पृथ्वी भी होता है। तो कह रहे हैं कि जिसके ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था, भारत में ज्ञान की जो ज्योति, जगती का भाल, इस संसार का जो मस्तक था, जो कभी जगत गुरु था, आज भी जगत गुरु बन है हमारा भारतवर्ष। तो कह रहे हैं कि ज्योति चुंबित जगती का भाल, ज्ञान के प्रकाश से जिसका मस्तक सदैव चमकता रहता था, और वह मस्तक जो आसमान का स्पर्श करता था, आज वो कहाँ गया। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, राशि माने होता है ढेर, वसुधा मीन्स पृथ्वी, यौवन विस्तार माने उसके व्यवस्था में अधिक सुंदरता झलकती है ना। भाई जब दांत टूट जाएंगे तो थोड़ी कोई सुंदर लगेगा। युवावस्था है, उभरे हुए गाल हैं, गौर वर्ण है, स्निग्ध स्मूथ चेहरा है, सब कुछ, तो वो सुंदरता होती है ना। युवावस्था की जो सुंदरता होती है उसको हम कहते हैं ना बहुत सुंदर है। तो कह रहे हैं राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। वसुधा मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी की सुंदरता अपने युवावस्था से परिपूर्ण, चारों तरफ सुंदरता का ढेर लगाई हुई थी, चारों तरफ उसकी सुंदरता, युवावस्था, उसका सौंदर्य व्याप्त था। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, स माने सहित, आभार माने आभार यानी एहसान, धरा पर करती थी अभिसार, अभिसार माने खेल क्रीड़ा। कहते हैं कि पृथ्वी हमेशा हरी भरी रहती थी फसलों से, पुष्पों से, और उसकी सुंदरता ऐसी लगती थी कि जैसे स्वर्ग की सुंदरता पृथ्वी पर आकर फैली हो, और वह स्वर्ग की सुंदरता पृथ्वी की सुंदरता के साथ क्रीड़ा कर रही हो। स्पष्ट हुआ। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, अभिसार मीन्स क्रीड़ा, खेलना। कह रहे हैं कि एक समय वह भी था जब पृथ्वी हमेशा हरे भरे फसलों से, फूलों से लदी रहती थी, और उसकी सुंदरता ऐसी लगती थी कि जैसे स्वर्ग की सुंदरता पृथ्वी पर आकर इस पृथ्वी के साथ क्रीड़ा कर रही हो। आज हमारा वह भारतवर्ष कहाँ गया। हम इसकी अगली लाइन देखते हैं, अगला स्टैंजा। कह रहे हैं प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, प्रसून माने पुष्प, प्रसून किस पुष्प को कहते हैं, जब कली से थोड़ा सा पुष्प खिलने की स्थिति में आता है फूल, यानी अधखिला फूल, उसको प्रसून कहते हैं। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। कहते हैं हमारी यह पृथ्वी हमेशा फूलों से, अधखिली कलियों से, अधखिली पुष्पों से लदी रहती थी। शाश्वत मीन्स हमेशा पुष्पों के श्रृंगार से परिपूर्ण रहती थी, और जिसके ऊपर स्वर्णिम भौरे अपने सुगंध को बिखेर, पुष्प के सुगंध को लेते हुए उस पर गुनगुनाते रहते थे, गूंज उठते थे बारंबार। उस पर जब भौरे बार बार आकर गुनगुनाते थे उस पुष्प के ऊपर, तो ऐसा लगता था सृष्टि के प्रथमोद्गार, यह जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, इसके प्रथम शब्द निकल रहे हैं। मतलब ये भौरे की आवाज़ नहीं, बल्कि सृष्टि की रचना जब हुई तो उस समय जो प्रथम वाणी निकली, ये भौरों की वही वाणी लग रही थी। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। क्या कह रहे हैं, नग्न सुंदरता थी, यानी सुंदरता इतनी परिपूर्ण थी, इतनी व्याप्त थी
उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं था। आवरण तो हम थोड़ी चीज़ों पर लगा सकते हैं ना बेटा। ढकना जैसे कुछ हम ढकेंगे तो कम जगहों में ना, जब पूरा सृष्टि पर, पूरी धरती पर मतलब कहाँ तक उसका आवरण लगाएंगे। तो क्या कह रहा है कवि कि चारों तरफ सुंदरता अपने परिपूर्ण, अपने नग्न अवस्था में रहती थी। और क्या है, द्वितीय और सिद्धि अपार, पूरी हमारी धरती धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी। कहने का मतलब चारों तरफ वैभव और समृद्धि छाई रहती थी। अरे विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भू पात। कवि क्या कह रहा है, अय अय मतलब अरे विश्व का स्वर्ण स्वप्न, अरे हमारा वह भारतवर्ष कहाँ गया जो संपूर्ण संसार का एक सुनहरा सपना था। यानी ये हमारा भारतवर्ष जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ जहाँ पर धन संपदा ऐश्वर्य सुंदरता की छवि सर्वत्र बिखरी हुई थी, आज हमारा वह स्वर्णिम स्वप्न से परिपूर्ण भारतवर्ष कहाँ है। संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहते हैं जब इस सृष्टि की रचना हुई तो प्रथम प्रभात हमारे भारतवर्ष में ही हुआ, है ना। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, आज वह ऋषि मुनियों की सत्यवाणी, आज वह वेद में प्रसिद्ध हमारा आर्यावर्त, हमारा भारतवर्ष कहाँ है। यानी जिस भारतवर्ष की वेदों पुराणों में बातें की गई हैं, आज वह भारतवर्ष कहाँ है, वह सत्य कथन कहाँ है आज। दुरित, दुरित माने पाप, दुख माने दुख, दैन्य मीन्स दीनता दरिद्रता, न थी जब ज्ञान। प्राचीन काल में हमारा भारत ऐसा था जब इस भारतवर्ष की धरती पर पाप दुख दीनहीनता दरिद्रता कुछ भी नहीं थी। इन सब बातों का किसी को ज्ञान नहीं था। अपरिचित जरा मरण भूपात, इस भारतवर्ष के प्राणियों को जरा में बुढ़ापा मृत्यु, भूपात माने तमाम प्रकार की समस्याओं का दुखों का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, है ना। आज हमारा वह भारतवर्ष कहाँ है। भूपात मतलब भौरों का संकेत या गिरना, अर्थात उनको उनके पतन का, उनके दुखों का किसी को कोई अंदेशा नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि हमारे भारतवर्ष में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, धन ऐश्वर्य ही था, संपदा ही था, सब कुछ अच्छा ही था। आज हमारा वह भारतवर्ष कहाँ चला गया, कैसा परिवर्तन हुआ। हम आलसी हुए, अपनी संस्कृति को बिसराए, आपस की एकता को हम बिसराए, हमने बाहरी को पनाह दिया और पनाह देकर उनसे उनके कुत्सित विचारों को अपने विचारों में मिला लिया। बेटा किसी को शरण देना गलत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृतियों को भूलकर उसकी संस्कृतियों को अपनाना, ये हमारे लिए घातक हुआ। और आज भी कहीं ना कहीं हम वही कर रहे हैं। लॉर्ड मैकाले जब भारत आया तो उसके पत्र आज भी संग्रहित हैं। उसने उसके पिता ने उसे पत्र लिखा कि बेटा अगर तुम भारत को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले वहाँ के लोगों की बुद्धि को प्रभावित करो। वहाँ जो भारतीय शिक्षा है, जो सनातन संस्कृति की शिक्षा है, उसको हटाकर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लगाओ। और वही अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जनक लॉर्ड मैकॉले ही है। उसने हमारे गुरुकुल पद्धति को समाप्त किया। उसने कहा कि इससे मिलने वाले सर्टिफिकेट से आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। धीरे धीरे वो हमारे ऊपर हावी होता गया और हम उसकी संस्कृतियों में ढलते गए। बेटा आज भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आप जाएंगे मथुरा वृंदावन, आप जाएंगे अयोध्या, आप जाएंगे काशी, अंग्रेज़ आकर भगवा रंग के वस्त्र पहन रहे हैं, वहाँ की महिलाएं साड़ी पहन रही हैं, और हम आप क्या कर रहे हैं। जो गांव में है थोड़ा सा भी बंदिश में है तो साड़ी और सूट पहन रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकलने कि हम लोग एकदम तुरंत पाश्चात्य संस्कृति को धारण कर ले रहे हैं। क्या है ये सब।
अपनी माँ का अनादर करना, दूसरे की माँ के पास जाना, तो ये तो कहीं न कहीं गलत ही है ना। तो वही हमारे ऊपर हावी हुआ और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए। यही परिवर्तन बहुत तीव्र हुआ हमारे साथ। हम अगला देखते हैं। अगला हम देखते हैं दूसरा पैराग्राफ, पद्यांश, पैराग्राफ नहीं बेटा, स्टैंजा। क्या कह रहे हैं? हाय सब मिथ्या बात, हाय, अरे क्या यह सब बातें झूठी हैं? मिथ्या मीन्स झूठा। क्या यह सब बातें कैसी हैं? झूठी हैं। आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सोनी सांस। सौरभ माने सुगंध से युक्त, मधुमास माने बसंत ऋतु। क्या कह रहा है कवि कि क्या जो प्राचीन काल में जो बातें हमारे भारतवर्ष के लिए की गई थी, जो सब बातें कही गई थी, क्या वह सब झूठी हैं, असत्य हैं? आज इस बसंत ऋतु में भी, ये जो बसंत का मौसम है ना, जिसको कहते हैं ऋतुओं का राजा, यह बसंत ऋतु भी शिशिर माने जाड़े की शुष्क मौसम की तरह एक सोनी आह ले रहा है, सोनी सांस भर रहा है। कहने का मतलब है कि आज भी हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन हम गुलामी की जंजीरों में ऐसे जकड़े हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसा परिवर्तन हुआ कि हमारा हर सुख दुख में बदल गया। तो कवि अपने आप से प्रश्न करते हुए क्या कह रहा है? क्या अतीत के वह सब दृश्य झूठे थे? क्या जो हमने हमारे वेद पुराणों, जो भारतवर्ष के बारे में लिखा गया, जो आर्यावर्त के बारे में लिखा गया, वह सब झूठा है? आज तो सौरभ का मधुमास, आज की स्थिति तो ऐसी है कि जैसे सुगंध से परिपूर्ण बसंत भी शिशिर ऋतु में परिवर्तित होकर एक दुखपूर्ण, निर्जनतापूर्ण गहरी सांसें भर रहा है। वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन की भार। कह रहे हैं मधुर ऋतु माने बसंत के ऋतु में वही भंवरों से, पुष्पों से लदी हुई डाल, जिसपे भंवरे गुनगुना रहे थे, जो अपने यौवन माने युवा अवस्था के अपने सौंदर्य के भार से झुक गई थी, आज वही डाली अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती है जीवन भर। आज वही डाली जो कभी बसंत ऋतु के समय में भंवरों के समूह से गुंजायमान होकर अपने सौंदर्य से, वृक्षों के पुष्पों से, फलों से युक्त होकर जो झुक जाती थी, अपने यौवन के भार से जो झुक जाती थी, आज वही अपनी ही अकिंचनतामान निर्धनता में दरिद्रता को देखकर सिहर उठती है और सोचने लगती है कि अब तो यह जीवन भार स्वरूप हो गया है। जब हम बहुत दुख को झेल लेते हैं बेटा ना, तो फिर जैसे हमको परिणाम की कोई चिंता नहीं रहती है, और जो है हमारे पास वो भी हमको क्या लगने लगता है? भार लगने लगता है। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे तब देखेंगे। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल। क्या कह रहे हैं? पावस माने वर्षा ऋतु, नद माने नदियों। जो ये नदियाँ कभी अपने सीमा से ऊपर बहा करती थीं, वर्ष भर इनमें जल भरा रहता था, आज वो क्या है? पावस माने वर्षा ऋतु में भी इतनी दुबली पतली हो गई है, इनकी धारा इतनी पतली हो गई है, ऐसा लग रहा है कि यह काल के चिन्ह कराल। एकदम पतली हो गई है यह धारा, और कैसी बन गई है? जैसे काल के ग्रास से भी प्रभावित हो गई है। यानी परिवर्तन, काल रूपी परिवर्तन से यह नदी भी प्रभावित हो गई है और एक पतली जल की धारा के रूप में बनकर रह गई है। प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या सी ज्वाल। क्या कह रहे हैं? परिवर्तन का ऐसा काल चक्र चला कि जो प्रातःकाल हमेशा एक सुख का सवेरा लेकर आती थी, आज वह क्या है?
जला देती संध्या सी ज्वाल। वह सुबह जैसे दिन भर का सौंदर्य, दिन भर की जो है उम्मीदें, दिन भर का उजाला, शाम उसको अंधेरे में बदल देती है संध्या, वैसे ही इस परिवर्तन ने हमारे सुख के प्रभात को एक जलती हुई संध्या के रूप में बदल दिया। यहाँ सी आ गया है तो यहाँ उपमा अलंकार है ना। उसको क्या कर दिया है, हमारे स्वर्णिम सुबह को एक ज्वलित संध्या के रूप में जलाकर भस्म कर दिया, बदल दिया। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। अखिल माने संपूर्ण। जो नर नारियों के मांसल शरीर अपने यौवन से परिपूर्ण रहते थे, अपने युवावस्था से, अपने सौंदर्य से परिपूर्ण रहते थे और सबके लिए बड़े ही आकर्षक लगते थे, बड़े ही मनमोहक लगते थे, आज वह वृद्धावस्था में कैसे हो गए हैं, एक हड्डियों के ढांचे मात्र दिखाई दे रहे हैं। देखिए बेटा, ये परिवर्तन है। छोटा बच्चा रहता है ना, तो वो कितना सुंदर लगता है, उसके मुंह में दांत नहीं होता फिर भी बड़ा सुंदर लगता है ना। अभी हमारे आपके मुंह में दांत न रहे तो हमारा आपका मुंह बेकार लगेगा। तो क्या करें, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। जो मनुष्य, जो नर नारी कभी मांसल शरीर से युक्त, अपने युवावस्था से परिपूर्ण, अपने सौंदर्य से सबको आकर्षित करते थे, आज वही वृद्धावस्था में उनके शरीर में हड्डियों के कांपते हुए ढांचे मात्र बचे हैं। ये वृद्धावस्था में हाथ पैर कांपने लगता है ना, उसी की बात कभी कह रहा है। कचों के चिकने काले ब्याल, कच मीन्स होता है बाल, जो उनके चिकने मुलायम लंबे बाल जो कभी काले सांप की तरह लगते थे, आज वह कैसे लग रहे हैं, केचुली कास सिवार। आज वही बाल सांप की केचुली की तरह। और कैसे, कास एक प्रकार की घास होती है, सरपत के ही प्रजाति में आती है, सरपत से छोटी होती है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, तो उसकी उपमा कास से दी। और सिवार नदी की एक घास है। आज वही बाल कैसे लग रहे हैं, तो सांप की केचुली, कास के सफ़ेद फूल और नदी के सिवार की तरह एक झाड़ी झंखाड़ की तरह से बन करके रह गए हैं। आगे कब क्या कह रहा है, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। कब यहाँ हमको हर तरह से सचेष्ट कर रहा है, डरा नहीं रहा है, हमको एक कड़वे सत्य से वाकिफ करा रहा है कि आगे आपके जीवन में भी यह समय आएगा। हर किसी के जीवन में परिवर्तन आना है बेटा, सब दिन होत नहीं एक समान। आज जो सुखी है कल उसको दुख का सामना करना है, और आज जो दुखी है उसके जीवन में कल सुख वैभव आएगा। आएगा कैसे, परिश्रम के द्वारा। लक्ष्मी उद्यमी का ही वर्ण करती हैं, आलसी का नहीं, जान लीजिए। हम कहते हैं ना हमारे यहाँ 100 बीघा खेत है, हमारे बाबा पर बाबा भी कहे हमारे 100 बीघा खेत है, तो क्यों 100 बीघा अगली पीढ़ी में भी रह गया, क्योंकि हमारी पीढ़ी परिश्रमी थी। आज हम भी परिश्रमी हैं, हमने अपनी खेत बाड़ी ज़मीन जायदाद बचा कर रखी है। किसी पीढ़ी में अगर कोई पीने खाने वाला कपूत जन्म ले लिया, सर्वनाश कर देगा। तो हम परिश्रम के द्वारा बढ़ते हैं और आलस्य के द्वारा घटते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, आगे देखेंगे। बूझते हैं सबके दिन चार। कब क्या कह रहा है कि हमें इन सब बातों से एक सीख मिली है कि सभी के जीवन में 4 दिन की चांदनी रहती है और फिर उनके जीवन में भयानक हाहाकार ही शेष बचता है। भाई हम बचपन में हैं, वो भी सबसे मस्त अवस्था है, न दुख की चिंता न सुख की परवाह, न खाने का न पीने का। छोटा बच्चा हाथ में सांप उठा ले, जो क्या पता कि सांप हमको काट लेगा, क्या होगा है। फिर हमारी युवा अवस्था आई, तो जवानी तो माखन चतुर्वेदी जी ने लिखा ही है, और हम आप भी जान रहे हैं कि ऐसी अवस्था है कि इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, सारा उथल पुथल हम धरती को कर सकते हैं, और कर ही रहे हैं। आज का विज्ञान कितना आगे है,
और ये धरती हमारे लिए बहुत कई बार पढ़ी गई किताब की तरह से हो गई। इसमें कितनी मतलब परतें हैं धरती पर, क्या है क्या, सब कुछ हम जान गए हैं। हर क्षण मौसम की जानकारी हम राडार के द्वारा ले रहे हैं। सब कुछ हम विज्ञान के द्वारा सब कुछ संभव हो गया है। लेकिन सबकी बात प्रकृति है, जो हम ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो उसको हमको बड़ी निर्दयतापूर्वक दंड देती है। हमको सब कुछ देती है फ्री में वो, भाई ऑक्सीजन दे रही है, वायु, जल जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, ऊष्मा हमको सूर्य से मिल रही है, गर्मी जो सबसे उपयोगी है हमारे जीवन के लिए, सब कुछ हमको फ्री में मिल रहा है ना। लेकिन जब हम उसी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमको दंड भी निर्दयतापूर्वक देती है। अभी 4 साल पहले कोरोना आया था, आपने देख लिया, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प के मर गए। पेड़ काट रहे हैं ना। अगर अपने घर किसी भी उत्सव में आप 1-2 पौधा लगाइए, उसको सींचिए, बड़ा करिए, देखिए कितना परिवर्तन हो जाएगा। एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाएगा। जो बरसात नहीं हो रही, यही सब कारण है, पेड़ कट रहे हैं। नहीं तो पहले हम लोग के बचपन में इतनी बारिश होती थी कि बाढ़ आ जाता था गाँव में, महीनों-महीनों स्कूल बंद रहते थे। लेकिन आज क्या है, सावन का महीना है, पछुआ हवा चल रही है। अभी आज की न्यूज़ है ये, चारों जगह बरसात हो रही है, हमारे यहाँ क्या हो ही नहीं रही है। ट्यूबवेल से लोग सींच करके धान की रोपाई कर रहे हैं, कितना ट्यूबवेल सींचेंगे, सूखा पड़ गया है। तो गूंजते हैं सबके दिल चार, फिर सभी हाहाकार, कह रहे सबके जीवन में 4 दिन की चांदनी आती है और फिर सबके जीवन में हाहाकार और चित्कार ही शेष रह जाता है। तो खड़ी हिंदी बोली है बेटा, संस्कृतनिष्ठ खड़ी हिंदी बोली। इसमें कहीं आपको कोई गाँव के या उर्दू या किसी भाषा के शब्द नहीं मिलेंगे। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है ये। इसमें उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और क्या है, भयानक रस है इसमें, गुण इसमें ओज है। उत्साह हमारे अंदर भर रहा है इसको पढ़ करके, है ना। तो इतना हम जान लिए बेटा, ये मुक्तक छंद है और छायावादी ये रचना है ये बाबू। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। इसमें आप में 6 पद है, हमने 3 पढ़ लिया है, 3 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों की समझ में आया होगा। माँ सरस्वती की ऐसी कृपा आप पर बने बेटा कि आपकी हर विद्या आपके लिए सकारात्मक रूप में सामने आए, आपकी विद्या आपके लिए उपयोगी हो, सहयोगी हो बाबू। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। आपसे एक ही प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। छायावादी कविता थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे बाबू, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा भैया। बाकी ऑफलाइन तो आपको पढ़ाया ही जा रहा है, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे अगले